हेलो नमस्कार, मेरा नाम है जय यादव और आप सभी का सेबियट इंडिया के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में जस्टिस सिल नागू की बेंच में एमपी वर्ग 3 की लगभग 2 घंटे तक सुनवाई चली और उसके बाद से आदेश को सुरक्षित कर लिया गया है। काफ़ी ज़ोरदार बहस देखने को मिली दोनों तरफ से, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद से चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं कि चयनित बचेंगे या नहीं, और उसमें सब्जेक्ट टू आउटकम वाली बात कर दी गई थी। तो इसको लेकर बिल्कुल ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ इसको सब्जेक्ट टू आउटकम वाली बात को रखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के मद्देनज़र बहुत ही ज़ोरदार तरीके से पैरवी की गई, दलील दी गई। क्या कुछ चीज़ें हुई हैं, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा मैं। उसके पहले मैं चाहता हूँ कि जितने भी नए लोग हैं जो इस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीएड वर्सेस डीएड संबंधित किसी भी अपडेट के लिए आपको कहीं और ना जाना पड़े। और यहाँ सारी ऑथेंटिक और एक्यूरेट जानकारियाँ ही दी जाती हैं, जो कि फैक्चुअली हमेशा सही होती है। आप प्रीवियस जितने वीडियोस हैं उसमें जाके देख सकते हो कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है जो कि फैक्चुअली रॉन्ग हो। और अन्य लोगों की तरह ऐसा नहीं है कि कुछ भी उल-जुलूल करके कि ये हुआ हुआ। क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूँ कि 8 अप्रैल के बाद से जजमेंट, तो ऑर्डर तो बाद में अपलोड हुआ था, लेकिन उसके पहले ही हियरिंग सुनने के बाद ही मैंने ये सब्जेक्ट टू आउटकम वाली बात, 11 अगस्त 2023 के पहले वाली बात, दोनों कंडीशंस को आदेश में कहा जाएगा, ऐसा आदेश दिया गया है। इस बात को मैंने बखूबी बता दिया था कि ये बात है, जो कि बहुत लोग सब्जेक्ट टू आउटकम वाली बात नहीं बता रहे थे। तो क्या कुछ हुआ, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि सब्जेक्ट टू आउटकम वाली बात को सभी पक्ष अपने अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन करेंगे। और देखिए, कल की जो सुनवाई तो वैसे 2 घंटे की थी, उसको 2 घंटे में ये वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होगा, तो उसका जो क्रक्स था वही मैं बताऊंगा। और देखिए, कल की जो सुनवाई थी वो 3-4 पॉइंट्स के ना अराउंड घूम रही थी, ठीक है। तो उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि जो रिट पिटीशन था केसरी नंदन साहू और एक और विवेक द्विवेदी, ये इनफ्रक्टुअस हो गया है क्या, यानी कि इनका कोई अब लोकस नहीं बचा है। तो ये बीएड की तरफ से दलील दी गई कि चूँकि केसरी नंदन साहू और विवेक द्विवेदी, जो ये 2 रिट पिटीशंस थी जिन्होंने फ़ाइल किया था, उन्होंने इस आधार पर किया था कि बीएड को शामिल करने की वजह से उनका जो है कि हक को छीना जा रहा है, क्योंकि उन्हें वो नियुक्ति नहीं मिल रही है और उनका हक मारा जा रहा है। तो इस पे हुआ कि केसरी नंदन साहू और विवेक द्विवेदी, जो कि सेम सिलेक्शन प्रोसेस था, सेम चीज़ें थी, उसमें ऑलरेडी अपॉइंटेड वो भी हो चुके हैं। तो अब चूँकि उनका यही ग्रीवांस था कि उन्हें वंचित किया जा रहा है बीएड की वजह से, तो वो भी ऑलरेडी अपॉइंटेड हो चुके हैं। तो अब इस रिट पिटीशन का कोई मतलब बनता नहीं है और कोई औचित्य नहीं है और कोई लोकस बचता नहीं है इसको आगे बढ़ाने का, क्योंकि वो ऑलरेडी अपॉइंटेड हो चुके हैं। उनकी जो प्रेयर्स थी ये यही थी कि उन्हें वंचित किया जा रहा है। अब वो सेम जो एडवर्टाइजमेंट था, सेम जो रिक्रूटमेंट था, उसमें वो सेलेक्टेड हो चुके हैं। तो अब उनके वंचित रहने वाली बात अब बचती नहीं है, तो ये इनफ्रक्टुअस हो जाता है, यानी कि इसका कोई लोकस अब बचता नहीं है, इस केस को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इस पे डीएड की तरफ से दलील दी गई कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके अपॉइंटमेंट मिल जाने से ये केस इन्फ्रक्टुअस हो जाता है। उसमें बीएड की एलिजिबिलिटी पे सवाल उठाया गया था और इन फ्यूचर उनकी वजह से जो परेशानियाँ होंगी उनको, इस बारे में कहा गया था। जैसे कि डीएड की तरफ से कहा गया कि अब चूँकि बीएड उनसे पहले अपॉइंट हो चुके हैं, तो आगे जो सीनियरिटी, यानी कि वो प्रमोशन ईटीसी से रिलेटेड बातों कह रहे थे कि उनमें भी उनको दिक्कत आएगी, और जो डीएड के हैं ये वो, मतलब सीनियरिटी वाली बात कही गई थी कि वो पहले अपॉइंट हो चुके हैं, ये बाद में हुए हैं इस केस की वजह से, तो उन्हें आगे भी दिक्कत आएगी। तो इसलिए इसको इस व्यू में देखा जाए। और उसके बाद से पीआईएल की बात की गई कि अब इसको एक जनहित याचिका के तौर पे देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे डीएलएड की तरफ से एक तरह से देखा जाना चाहिए। इसको भी बीएड की तरफ से एकदम से नकार दिया गया। और मैं एक बात कहूँ आपको कि बीएड की तरफ से जो स्पेशली जो एडवोकेट जनरल थे सरकार के, और एडिशनल एडवोकेट जनरल जो थे, काफ़ी मेहनत की गई थी। बहुत सारे पुराने पुराने केसेस का इम्पोर्टेंट जो जजमेंट था उनको लाया गया था। और
और तमाम जजमेंट दिखाया गया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, जो कि मुझे लग रहा है कि केस को डिसाइड करने वाली जजमेंट थे। तो उन्होंने कहा कि सर्विस मैटर को एज ए पीआईएल ट्रीट नहीं किया जा सकता, इसके रिगार्डिंग भी उन्होंने जजमेंट्स दिखाए। और उसके बाद से ये कहा कि जो रीट पिटिशन थी, जो मुख्य याचिकाकर्ता थे, उन्हें ऑलरेडी अपॉइंट किया जा चुका है, तो उन्हें उनके हक से वंचित नहीं किया गया, जो कि मेन प्रेयर थी। तो वही चीज़ें कि इन्फ्रक्टोश हो गई है, कोई लोकस नहीं बनता है केस को आगे बढ़ाने का। और उसके बाद से दलीलें ये दी गई कि उसके बाद से क्या है कि एक और पॉइंट कहा गया कि इनका जो केस था वो जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया, एग्ज़ाम तक ये खुशी खुशी इन्होंने एग्ज़ाम दिया, बीएड के कैंडिडेट्स भी दिए, डीएलएड के कैंडिडेट्स भी दिए। उसके बाद से जब उनको लगा कि वो शायद उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, फिर ये केस किया गया। तो इसके रिगार्डिंग भी एक दो जजमेंट्स दिखाए गए कि देखिए ऐसा ऐसा है कि कुछ कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अनसक्सेसफुल होने की वजह से बाद में केस फाइल किया, उस केस को डिसमिस कर दिया गया था तमाम कोर्ट्स के द्वारा, उसको मेंशन किया गया था। और ये कि उसमें भी फिर से केशरी साहु और विवेक द्विवेदी की बात हुई कि इन्होंने ही 11 अगस्त 2023 के पहले केस किया था और इनको अपॉइंटमेंट मिल चुका है। बाकी जितने भी पिटिशनर हैं वो 11 अगस्त के फैसले के बाद हुए हैं, जबकि उसके पहले ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसलिए 11 अगस्त 2023 के पहले एमपी वर्ग 3 में जितने भी लोग चयनित हो चुके हैं उन्हें सुरक्षित किया जाता है। ऐसा 8 अप्रैल 2024 का जो जजमेंट था ऐसा इंटरप्रेट करके बताया गया। तो इस पे भी डीएलएड की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया, ऑब्वियसली करना था। और उसके बाद से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिस पे कि एक्सपेक्टेड था कि बहुत धुआंधार तरीके से बहस होगी, वो था सब्जेक्ट टू आउटकम वाली बात पे बहस करने की। इसको बीएड की तरफ से भी अपने तरफ से रखा गया और डीएड की तरफ से भी अपनी तरफ से रखा गया था। जैसा मैंने बताया कि इसमें मैंने पहले ही बताया कि जो भी पक्ष जजेस को कन्विंस कर सकता है कि सब्जेक्ट टू आउटकम वाली बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई है, वो केस जीत सकता है। बीएड की तरफ से ये दलील दी गई कि सब्जेक्ट टू आउटकम उनके लिए है जिनका किसी अंतरिम आदेश से उनको शामिल किया गया हो उस रिक्रूटमेंट में, या उनको किसी अंतरिम आदेश से नियुक्ति मिली हो। तो जैसा कि उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का एग्जांपल दिया। राजस्थान में चूँकि एडवर्टाइजमेंट में बीएड को इंक्लूड नहीं किया गया था, जो भर्ती थी उसमें बीएड को इंक्लूड नहीं किया गया था, और उसके जस्ट पहले 28 जून 2018 को एनसीटी का गजट आया था जिसमें प्राइमरी के लिए भी बीएड को एलिजिबल किया गया था। तो बीएड कैंडिडेट्स हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इन्हें शामिल किया जाए, लेकिन केस को सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया गया कि जो भी इसमें फाइनल आउटकम आएगा उसके अधीन रहेगा। फिर डीएलएड वाले चले गए हाई कोर्ट, उन्होंने गजट को ही चैलेंज कर दिया। जैसा आपको पता है कि हाई कोर्ट ने गजट को क्वेश्चन कर दिया और उसी गजट को सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वेश्चन कर दिया। फिर छत्तीसगढ़ की बात हुई कि छत्तीसगढ़ में 11 अगस्त 2023 के बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इन्हें नियुक्ति नहीं मिलेगी, इन्हें बाहर कर दिया गया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि इन्हें नियुक्ति दी जाए और सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम कर दिया गया। तो बीएड की तरफ से यही कहा गया कि ऐसे जो मामले हैं जिनमें कि बीएड को नियुक्ति या उनको प्रोसेस में शामिल किया गया किसी अंतरिम आदेश के बाद और उसको सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया गया था, इन लोगों के लिए सब्जेक्ट टू आउटकम वाली बात कही गई है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनका कि एडवर्टाइजमेंट में ऑलरेडी बीएड था और सारा सिलेक्शन प्रोसेस हो गया था, ये उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो और इनको प्रोस्पेक्टिवली लागू करके ऑलरेडी बचाया जा चुका है 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट में। और सब्जेक्ट टू आउटकम वाली बात उनके लिए कही गई है जो किसी अंतरिम आदेश के तहत जिनकी नियुक्ति मिली हो या जिनको शामिल किया गया हो, जैसे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़। लेकिन इस पर वही डीएड की तरफ से अपोज किया गया कि नहीं, देखिए मध्य प्रदेश वर्ग 3 में 7 जुलाई 2022 को माननीय हाईकोर्ट के द्वारा और फिर से 16 जनवरी 2023 को विवेक द्विवेदी की याचिका पर दोनों को सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा। तो इन्हें भी सब्जेक्ट टू आउटकम की श्रेणी में रखा जाए। और इन चूँकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है 11 अगस्त 2023 को, प्लस 24 अप्रैल 2024 को क्लियरली कह दिया है कि जो भी सब्जेक्ट टू आउटकम थे उनको बाहर कर दिया जाए, वो प्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होते हैं उनके पे, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। तो दोनों लोगों ने अपनी तरीके से दलीलें दी।
तो तमाम दलीलों को सुनने के बाद से मुझे लग रहा है कि जजेज इस डिसीजन लेने के जो अवस्था है वहाँ पहुँच चुके हैं। ऑर्डर को रिज़र्व कर लिया गया है, लेकिन ऑर्डर को उसी अनुसार दिया जाएगा। उन्होंने सरकार से एक टेबुलर फॉर्म में चार्ट मांगा है कि एमपी भर्ती में कब कब और कितनी भर्तियां हुई हैं, किस तारीख को हुई हैं, उसको देखने के बाद से ही फाइनल ऑर्डर दिया जाएगा। तो ये तो हुई केस की बात। अब आते हैं कि मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है इस केस को लेके। देखिए, मामला ऐसा नहीं है अभी भी कि किसी की तरफ से एकदम से झुक गया है, लेकिन जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं ये कह सकता हूँ कि जो एजी और एजी बीएड की तरफ से जो तमाम केसेस का जिक्र किया गया, और केसरी नंदन साहू, विवेक द्विवेदी जो कि मुख्य याचिकाकर्ता थे 11 अगस्त 2023 के पहले, उन्होंने ही केस किया था, उनको ऑलरेडी उसी भर्ती में अपॉइंटमेंट मिल चुका है। इन सारी तमाम चीज़ों को रखने के बाद और तमाम केस का जिक्र करने के बाद कि जैसे याचिकाकर्ता अगर संतुष्ट हो जाता है, उसके बाद से उस केस का कोई औचित्य नहीं रह जाता, ये सब तमाम चीज़ें कहने के बाद, और सर्विस मैटर को एज ए पीआईएल ट्रीट नहीं कर सकते, यानी कि बहुत लार्ज नंबर पे नहीं देख सकते। इन सब तमाम चीज़ों को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि शायद, ये मेरा ओपिनियन है कि बीएड एमपी वर्ग 3 में जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पहले हो चुकी है, और नियुक्ति से मेरा मतलब है, देखिए मैंने हर बार कहा, नियुक्ति से मेरा मतलब है, नियुक्ति तभी मानी जाती है जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर या जॉइनिंग लेटर जारी हो जाता है। तो एक आई थिंक मार्च में हुई थी, और उसके बाद से 10 अगस्त 2023 को हुई थी। आई थिंक मेरे हिसाब से ये सेफ़ होनी चाहिए। देखिए, जॉइनिंग और अपॉइंटमेंट में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है उस पर। देखिए, मैं ये कहूँगा ना, ऑफिशियल जो होता है वो जो सरकारें लेटर जारी करती हैं वही माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने अगर बीएड में एडमिशन लिया होगा, तो आप जब भी अपने को उस कॉलेज में जिस दिन एनरोल कराते हैं, जिस दिन एडमिशन आपका हो जाता है, उसी दिन से माना जाता है कि आप उस कॉलेज को ज्वाइन कर चुके हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि आपने एक एडमिशन लेने के 1 महीने या 2 महीने बाद जब गए हों कॉलेज, तब कह रहे हो कि नहीं हमने तो कॉलेज इस दिन ज्वाइन किया था, ठीक है? तो आई थिंक 11 अगस्त 2023 के पहले जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल गया था, जारी हो चुका था, वो सेफ़ है मेरे अकॉर्डिंग। मामला बीएड के पक्ष में थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है अभी, 60-40 का मामला है। 60% बीएड के पक्ष में है, 40% डीएड के पक्ष में है। बट मेरा ओपिनियन ये है कि बीएड बचना चाहिए। कल का जो सारा आर्गूमेंट्स देखने के बाद ये निष्कर्ष है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शायद बीएड बच जाए। तो जैसा कुछ भी होता है, रिजर्व ऑर्डर भी किस दिन सुनाया जाएगा, और मुझे लग रहा है मई के पहले हफ्ते में सुनाया जाना चाहिए। 3-4 दिन का समय दिया गया है सरकार को। टेबुलर फॉर्म में एक चार्ट प्रिपेयर करके वो सबमिट करेंगे कि कितनी नियुक्तियाँ कब हुई थी, क्या हुई थी। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद से फैसले को सुनाया जाएगा, और फैसला जो भी होगा उस दिन भी मैं, अगर हो सकता है तो लाइव कर दूंगा, और आदेश जैसे आएगा उसके बाद से फिर से मैं आप लोगों के सामने आऊँगा, और कैसे क्या चीज़ें होती है मैं आप लोगों को बताऊँगा। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और देखते रहिए मेरा से बीएड इंडिया।